Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम BEGC 132 यानी कि सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी वाला जो आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मेरी BEGC 132 की सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको BEGC 132 के हमारे चैनल पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इसके गेस्ट पेपर को परचेज़ करना तो उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे इसके सर्च ऑप्शन में आपको अपने जो भी पेपर कोड्स हैं उन्हें सर्च करना है। ठीक है, जैसे कि आपका BEGC 132 है तो आप अपना कोड यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद आपके सामने इसके यूनिट वाइज नोट्स या फिर इसका गेस्ट पेपर आ जाएगा, जिसको आप बाय पेइंग ऑन द वेबसाइट आप उसको परचेज कर सकते हैं और ये आपके पास ईमेल के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कमेंट करना है ऑन गज़ल एज एन आर्ट फॉर्म, कि जो गज़ल होती है वो एक आर्ट फॉर्म है, कैसी आर्ट फॉर्म है। इवेलुएट करना है अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन टू दिस फॉर्म। तो गज़ल का जो भी ओरिजिन है उसको आगे बढ़ाने में अमीर खुसरो का क्या रोल था वो आप डिस्कस करेंगे। द गज़ल इज़ अ क्लासिकल पोइटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द अरेबिक पोइट्री एंड लेटर डेवलप्ड रिचली इन पर्शियन एंड उर्दू लिटरेचर। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? अरेबिक पोइट्री से इसकी शुरुआत होती है और बाद में ये पर्शियन और उर्दू लिटरेचर के अंदर डेवलप होती है। इट इज़ नोन फॉर इट्स म्यूज़िकल क्वालिटी। तो गज़ल के अंदर हमें म्यूज़िकल क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, इमोशनल डेप्थ देखने के लिए मिलती है और लिरिकल ब्यूटी देखने के लिए मिलती है। नाउ अ गज़ल इज़ मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट कुपलेट्स कॉल्ड शेर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? गज़ल में शेर होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय कॉमन राइम, जिसे हम कहते हैं काफिया एंड रिफेम। ईच कुपलेट कैन स्टैंड अलोन, ऑल कुपलेट्स शेयर द कॉमन मूड। तो हर एक शेर अपने में भी कंप्लीट होता है। नाउ द सेंट्रल थीम ऑफ द गज़ल। गज़ल्स के अंदर जो हमें थीम्स देखने के लिए मिलती हैं वो होता है लव का थीम, सेपरेशन, लॉन्गिंग, पेन, डिवोशन। एंड लव के अगर हम बात करें तो लव इन द गज़ल कैन बी अर्थली और डिवाइन, मेकिंग इट अ पावरफुल मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग बोथ ह्यूमन इमोशन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो जो आपकी गज़ल है वो एक पावरफुल मीडियम हो जाता है ह्यूमंस के इमोशंस के लिए, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए। द लैंग्वेज ऑफ द गज़ल इज सिम्बॉलिक एंड सजेस्टिव, often using metaphors like the lover, the beloved vine and night angel. So the ghazal is also closely connected to music. Its rhythm and structure make it suitable for singing. तो यहाँ पे हमें इसके अंदर क्योंकि रिदम देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे आप कहोगे कि इसकी वजह से आप इसे गा भी पाते हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिदम इट इज़ सुटेबल फॉर सिंगिंग विच हैज़ हेल्प्ड इट रिमेन पॉपुलर अक्रॉस सेंचुरीज। तो हम सदियों से देखते हैं कि गज़ल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनी हुई है। इसके बाद जो है आप अमीर खुसरो का जो कंट्रीब्यूशन है गज़ल में उसको जानेंगे। सो अमीर खुसरो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एंड पॉपुलराइजिंग द गज़ल इन इंडिया। गज़ल को पॉपुलर करने में अमीर खुसरो का एक काफ़ी अच्छा रोल है। राइटिंग मेनली इन पर्शियन, ही ब्लेंडेड इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स विद पर्शियन पोइटिक ट्रेडिशन। तो वो इंडिया के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उसको पर्शिया के ट्रेडिशंस के साथ कंबाइन किया उन्होंने, मतलब एक तरीके का फ्यूजन, एक तरीके का न्यू फ्लेवर उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया, जिसकी वजह से गज़ल इंडियन ऑडियंस की तरफ और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। खुसरो एक्सपेंडेड द थीम्स ऑफ गज़ल बाय कंबाइनिंग सूफी मिस्टिसिज्म विद द ह्यूमन लव। His poetry expresses intense longing for the divine using the language of romance। तो यहाँ पे वो रोमांस की भाषा यूज़ करते हुए मतलब जो डिवाइन के लिए लॉन्गिंग है, ठीक है, अपने डिवाइन के लिए जो आपका मिलने की जो आपकी आशा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। द स्पिरिचुअल डेप्थ बिकेम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लेटर इंडो पर्शियन एंड उर्दू गज़ल। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी थी वो आगे हमें इंडो पर्शियन और उर्दू गज़ल्स में देखने के लिए मिलती है। He also experimented with the simple musical language। तो जहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए
कुछ गज़ल्स के अंदर उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का और आप कह सकते हो कि सिंपल म्यूज़िकल लैंग्वेज का यूज़ किया, जिसकी वजह से जो गैप था बिटवीन द इलीट कोर्ट पोइट्री और पॉपुलर कल्चर के बीच में वो ख़त्म हुआ। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू गज़ल ट्रेडिशन। तो हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की वजह से जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वहाँ से शुरुआत होती है उर्दू गज़ल ट्रेडिशन की, जिसमें उन्होंने बाद में मीर गालिब जैसे पॉइट्स को इन्फ्लुएंस किया। द गज़ल इज़ रिफाइंड पोइटिक फॉर्म दैट ब्यूटीफुली ब्लेंड्स। अब यहाँ पे जो गज़ल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इमोशन को, म्यूज़िक को, मीनिंग को क्या करती है, ब्लेंड करती है। अमीर खुसरोज इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, म्यूज़िक एंड सूफी फिलोसफी ट्रांसफॉर्म द गज़ल इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड हिम एज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन गज़ल ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि वो फाउंडिंग फिगर बन जाते हैं इंडिया के गज़ल ट्रेडिशन के। अगले क्वेश्चन में आपको जो टर्म है साइलेंस्ड टेक्स्ट, इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, सो अ साइलेंस टेक्स्ट रेफर्स टू द लिटरेरी वर्क और वॉइस दैट हैज़ बीन इग्नोर्ड, सप्रेस्ड और लेफ्ट आउट मेन स्ट्रीम लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो ये ऐसी चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं, ठीक है, लेफ्ट आउट हो गई हैं फ्रॉम हिस्ट्री एंड लिटरेचर। These texts belong to people or communities whose experience were not considered important by dominant social group। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लिटरेचर के अंदर आपको ज़्यादातर जो डोमिनेंट होते थे सोशल ग्रुप, सिर्फ उनके बारे में लिखा हुआ मिलता था और जो आम जनता होती थी उनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता था। तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज द साइलेंस टेक्स्ट बिकॉज लिटरेचर में उनको कभी जगह नहीं मिली, उनको कभी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा गया। सो साइलेंट टेक्स्ट ऑफन केम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो यहाँ पे ये किन लोगों से आते हैं निकल के, वो ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे कि आपकी वुमेन्स, दलित, आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ और वो लोग जो कोलोनाइज्ड हैं, ठीक है, वहाँ से ये निकल कर आते हैं। देयर स्टोरीज आर साइलेंस्ड बिकॉज ऑफ पावर स्ट्रक्चर, कास्ट, जेंडर, क्लास, रेस, इन सब की वजह से इनको साइलेंस कर दिया जाता है, मतलब इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है बिकॉज ऑफ दी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से। तो समटाइम्स अ टेक्स्ट इज साइलेंस्ड नॉट बिकॉज इट वॉज नेवर रिटर्न बट बिकॉज इट वॉज नॉट पब्लिश्ड। तो कभी कभी एक टेक्स्ट आपको क्यों नहीं आप पढ़ पाते, क्योंकि उसको कभी पब्लिश नहीं किया गया, उसे कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी उसको मान्यता नहीं दी गई। सो इन द अदर केसेस द वॉइस विद इन द टेक्स्ट इज साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी कैरेक्टर को राइट टू स्पीक और एक्सप्रेस करने का नहीं मिलता, अपने ट्रूथ को नहीं वो बता सकते हैं, तो वहाँ पे भी तो उनको साइलेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि वाई वी नीड टू स्टडी दीज साइलेंस्ड टेक्स्ट। सो स्टडिंग साइलेंस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिडन स्टोरीज। जो भी हिडन स्टोरीज होती है उनको समझने में मदद करता है, फॉरगॉटन वॉइसेस को सुनने में मदद करता है, क्वेश्चन करता है डोमिनेंट नैरेटिव्स को, समाज में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को ये प्रमोट करता है। तो साइलेंस टेक्स्ट की जो है गाइज स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ इन शॉर्ट, अ साइलेंस टेक्स्ट ब्रिंग्स लाइट टू वॉइसेस दैट वर पुश टू द मार्जिन। तो वो सारे लोग जिनकी आवाज़ को मार्जिन पे ढकेल दिया जाता है, उनको आवाज़ यहाँ पे मिलती है। नाउ अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको जो भी आपने अपने इस कोर्स में BEGC 132 में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको थीम्स बतानी है, अलग अलग जो महिलाओं की थीम्स हैं, कि जो महिलाओं से जुड़ा हुआ लिटरेचर है उसमें महिलाएं कौन कौन से मुद्दों को उठाती हैं। जैसे कि महिलाएं पैट्रियार्की को चैलेंज करती हैं। नाउ अ मेजर थीम जो आपको वुमेन राइटिंग में देखने के लिए मिलेगा वो क्या है, क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्ता का क्रिटिक करना। वुमेन राइटर्स शो हाउ सोसाइटी कंट्रोल वुमेन लाइफ। तो यहाँ पे जो हमारी महिला राइटर्स हैं वो दिखाती है कि जो कोई भी महिला है उसकी लाइफ को जो समाज है यानी सोसाइटी किस तरीके से कंट्रोल करता है, उनके लिए कैसे जेंडर रोल्स ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा दूसरों की बात का पालन करें और कुछ मॉरल कोड्स को फॉलो करें। सो फॉर एग्जाम्पल चंद्रवती रामायण रिटेल्स द एपिक। तो चंद्रवती रामायण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो सीता के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो सीता की सफरिंग्स, उनके अबैंडनमेंट को वहाँ पे दर्शाया गया है, जो चैलेंज करता है मेल सेंटर्ड विजन ऑफ द एपिक। इसके बाद जो है जो महिलाओं की वॉइसेस हैं उनको रिक्लेम करने की बात हमें जो है महिलाओं की राइटिंग्स में देखने के लिए मिलती है।
तो कई सारी जो महिला राइटर्स हैं वो मिथ, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस को लिखती हैं टू इंक्लूड वुमेन्स वॉइसेस दैट वर अर्लियर साइलेंस। सो बाय रिटेलिंग वेल नोन स्टोरीज दे क्वेश्चन accepted truth and offer alternative viewpoint. चंद्रवती वर्क इज important because it gives space to सीता's emotion। तो यहाँ पे आप फिर से चंद्रवती का एग्जाम्पल दे सकते हो, उनके आइडेंटिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। सो महिलाओं का जो भी लिटरेचर है ना दोस्तों, वुमेन की जो राइटिंग्स हैं वो एक्सप्लोर करती है मोस्टली सर्च फॉर आइडेंटिटी। जो भी हमारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं टू अंडरस्टैंड हु दे आर बियॉन्ड, कि मतलब एक वाइफ, एक मदर होने के अलावा उनका क्या लाइफ में और भी कोई रोल है। दे आर एक्सप्लोरिंग। राइटर्स फोकस ऑन इनर थॉट, इमोशन एंड पर्सनल फ्रीडम, शोइंग वुमेन एज थिंकिंग फीलिंग इंडिविजुअल। वुमेन राइटर्स क्लोजली एग्जामिन करते हैं फैमिली रिलेशनशिप्स को, मैरिज को, डोमेस्टिक स्पेसिस को, एंड दीज रिलेशनशिप्स आर शोन एज केयरिंग बट ऑल्सो लिमिटिंग। लिटरेचर रिवील करता है हाउ होम्स कैन बी प्लेस ऑफ इमोशनल कन्फाइनमेंट वेयर वुमेन डिजायर्स आर वॉइसेज आर सप्रेस्ड। ठीक है, तो कैसे जो मतलब वुमेन्स का जो घर है, ठीक है, उनका डोमेस्टिक स्पेस, उनकी शादी किस तरीके से उनको रोकती है, उनको सप्रेस करती है, ये सारे मुद्दे आपको वुमेन की राइटिंग में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ उनके स्ट्रेंथ के मुद्दे हो गए, सेल्फ रिस्पेक्ट के मुद्दे, ये सब आप वहाँ पे देख पाते हैं वुमेन की राइटिंग्स में। फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्रेस थ्रू इंडियन लिटरेचर। अगर हम भारत की लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया कैसे समझ में आता है। सो इंडियन लिटरेचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया का जो पूरा लिटरेचर है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस एंड शेप्ड बाय डिफरेंट रीजन, रिलीजन, कल्चर, इसके अंदर आपको इंडियन स्पिरिट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि रामायण और महाभारत में हमें एक कॉमन कल्चरल बेस देखने के लिए मिलता है। ये कहानियाँ आपको रीजनल लैंग्वेजेस में लोकल वेरिएशंस के साथ भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो ड्यूटी, लव, सेक्रीफाइस की वैल्यू है वो आप देख पाते हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट लोगों को एकजुट करते हैं, बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन जाते हैं। जैसे कि आपके कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, वो लव, डिवोशन और ह्यूमैनिटी को प्रीच करते हैं, जो भारत की एकता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देयर वर्क रिटन इन सिंपल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के जो भी काम है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। वो स्पिरिचुअल इक्वालिटी पे स्ट्रेस देते हैं और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी की जो है उसके अंदर भी यूनिटी को प्रमोट करते हैं। और जो ये लिटरेचर है आपकी मोस्टली कई लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो कितने भी लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हो, लेकिन हमें यूनिवर्सल थीम्स देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो तमिल लिटरेचर हो, बंगाली लिटरेचर हो, थीम्स आपको लव, सफरिंग, फैमिली, फ्रीडम, आइडेंटिटी के ही देखने के लिए मिलते हैं। सो मॉडर्न इंडियन नॉवेल्स गाइज आपको शो करती हैं, शो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। राइटर्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, ये सब पोर्ट्रे करते हैं इंडिया को कॉम्प्लेक्स बट कनेक्टेड सोसाइटी। तो जो भी हमारे राइटर्स हैं वो इंडिया के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो दिखाते हैं, बट इंडिया के अंदर जो यूनिटी है, ठीक है, उसके में जो कनेक्शन है लोगों के बीच में, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी दर्शाते हैं। सो राइटर्स लाइक द रविन्द्रनाथ टैगोर वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देते हैं, हार्मनी को बढ़ावा देते हैं। सो दो रूटेड इन लोकल कल्चर्स, हिज राइटिंग स्पीक्स टू ऑल ह्यूमैनिटी, शोइंग हाउ इंडियन लिटरेचर ब्लेंड्स द लोकल विद द यूनिवर्सल, कि कैसे इंडिया का लिटरेचर लोकल और यूनिवर्सल को आपस में ब्लेंड करता है। नाउ इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे दैट इंडियन लिटरेचर एक्सप्रेस करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी by bringing together different language, culture and tradition to the shared literary heritage. It shows that while India is diverse in its form, it is united in spirit. ठीक है, तो यानी कि ये क्या बताता है कि भले ही इंडिया आपका डाइवर्स है, कितना भी डाइवर्स है, बट यहाँ पे यूनाइटेड है। ठीक है, इन स्पिरिट ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड, दे ऑल वैल्यूज द थिंग्स। ओके, सो ये हो जाएगा आपका BEGC के 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। बट यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे आपको पूरे पुराने वीडियोस इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिए और सारे वीडियोस को ज़रूर कवर कीजिए। सारा जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, और अपने गेस्ट पेपर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। BEGC के गेस्ट पेपर्स हो गए आपके, या आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के गेस्ट पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे।